सो आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो बेसिकली एस्टिमेट इज द एंटिसिपेटेड और द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। एस्टिमेट एक एंटिसिपेटेड पहले से एडवांस में निकाली हुई या प्रोबेबल अनुमानित लागत होती है, कॉस्ट होती है किसी कार्य की, एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड उसका ज़्यादातर बनाते हैं हम बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। जब भी कोई निर्माण का कार्य हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम एस्टिमेट को बनाते हैं। नो, बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क और प्रोजेक्ट, किसी भी कार्य को आप लेते हैं या प्रोजेक्ट को लेते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स प्रोबेबल कॉस्ट। तो ये आवश्यक हो जाता है कि इसकी अनुमानित लागत क्या आएगी। विच इज़ ऑब्टेन्ड और डेराइव्ड बाय एस्टिमेटिंग, जिसको कि हम प्राप्त करते हैं या निकालते हैं एस्टिमेट के द्वारा। सो एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज। इसलिए एस्टिमेट को हम तैयार करते हैं कैलकुलेट करके क्वांटिटीज़ को रिक्वायर्ड, जिनकी आवश्यकता होती है, एंड देन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एट सुटेबल रेट्स, और उसके बाद में हम उनकी लागत निकालते हैं योग्य या सही दरों से, टू गेट द एक्सपेंडिचर लाइकली टू बी इनकर्ड, जिससे कि हमें क्या खर्चा होगा उस पर वो पता चलता है, इन द कंस्ट्रक्शन निर्माण में, ऑफ द वर्क और द स्ट्रक्चर, किसी कार्य के या संरचना की। सो अब अपन बात करेंगे अब ये कितने प्रकार के होते हैं। सो नेक्स्ट, द एस्टिमेट्स मे बी प्रिपेयर्ड अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको अनुमानित या प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के रूप में बना सकते हैं कई तरीके से, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क, जो भी आइटम्स हैं कार्य के उनके डिटेल में बिना गए, टू नो द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, जिससे हमें उसकी लगभग जो लागत है वो पता चल जाती है, और रफ कॉस्ट या एक लगभग अनुमानित लागत मिलती है। एक्यूरेट एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड बाय डिटेल्ड आइटम वाइज और डिटेल्ड एस्टीमेट, सही जो एस्टीमेट है वो आपका बनता कब है, जब अपन डिटेल्ड एस्टीमेट को बनाते हैं, जिसके लिए हर एक कार्य को अलग अलग आइटम्स में विभाजित किया जाता है, एंड क्वांटिटीज अंडर ईच आइटम, हर एक के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको निकालते हैं, एंड उसके बाद में हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट को बनाते हैं या सार बनाते हैं, एंड इज प्रिपेयर्ड एट सुटेबल रेट्स, और उसे भी जो मार्केट में चल रही दरें होती हैं उसके हिसाब से लेके बनाते हैं। प्रोविज़न फॉर कंटेंजेंसीज, यहाँ पर हम प्रोविज़न रखते हैं कंटेंजेंसीज के लिए, जो कि 3 से 5% होती है ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, एंड इज़ मेड इन द एस्टिमेट टू कवर द मिसलेनियस पीटी एक्सपेंडिचर। और ये क्यों रखते हैं कि छोटे मोटे जो ऐसे खर्चे आ जाएं जिसको कि हम किसी हेड के अंदर ना रख सकें, तो मिसलेनियस टाइप के होते हैं छोटे खर्चे, विच डू नॉट कम अंडर एनी आइटम ऑफ वर्क, जो भी किसी आइटम के तहत नहीं आते हैं। प्रोविजन इज आल्सो मेड इन द एस्टिमेट फॉर वर्कशॉप एस्टेब्लिशमेंट, जो कि 1.5 से 2% होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का। ना अब अपन बात करेंगे प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। सो नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, अब ये 3-4 नाम हैं जो कि आपके सारे प्रारंभिक एस्टीमेट हैं। तो प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है कि हम प्रारंभिक स्टडी बना सकें किसी कार्य के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे कि हम अपनी वित्तीय जो हालत है उसको हम डिसाइड कर सकें, एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, और क्या हमें पॉलिसी बनानी होगी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए, प्रशासनिक स्वीकृति के लिए, बाय द कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट जो उसके लिए सक्षम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण या जो भी विभाग है वो। इन केस ऑफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, अब कोई कॉमर्शियल जिससे वित्तीय कितना मिलेगा वित्त, तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स द एज इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो गए, या सिमिलर प्रोजेक्ट या इनसे मिलते जुलते प्रोजेक्ट, विच अर्न रेवेन्यू इनकम, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, और द प्रोबेबल, या उसमें हम देखते हैं कि
प्रोबेबल इनकम में बी वर्कड आउट, तो उसको हम निकालेंगे कि इतनी इसमें से इनकम होगी। एंड फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, और जो प्रिलिमिनरी शुरुआत के एस्टीमेट है, द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, जो अनुमानित लागत है, मे बी नोन, उसका पता लगा लेते हैं। एंड देन इट मे बी सीन, तब वहाँ पे देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इज जस्टिफाइड, सही है या नहीं है। फॉर नॉन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, जो डायरेक्ट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं है, फॉर प्रोजेक्ट्स गिविंग नो डायरेक्ट रिटर्न, देयर नेसेसिटी, क्या उनकी आवश्यकता है, यूटिलिटी, क्या उपयोगिता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, पैसा कहाँ से अवेलेबल होगा, मिलेगा, एटसेट्रा, मे बी कंसीडर्ड, इन सबको ध्यान देंगे बिफोर फाइनल डिसीजन इज टेकन, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले। द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज से बनाते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, और मिलते जुलते हुए किसी कार्य से उसकी कॉस्ट को लेते हैं। द एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड showing separately the approximate cost of all important items of the work, एस्टीमेट को बनाते हैं दर्शाते हुए अलग अलग हर एक जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे उनको, एज द कॉस्ट ऑफ लैंड, ज़मीन की क्या लागत है, कॉस्ट ऑफ ईच बिल्डिंग, हर भवन की क्या लागत है, कॉस्ट ऑफ रोड, क्या रोडों की सड़कों की लागत है, वाटर सप्लाई, सैनिटरी वर्क्स, पानी की जो सप्लाई है, सैनिटरी है, और इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण का जो कार्य है, तो इन सब को देख करके बनाएंगे। द एस्टीमेट इज अकम्पनीड बाय ए ब्रीफ रिपोर्ट, इसके साथ में एक रिपोर्ट देंगे, एक्सप्लेनिंग द नेसेसिटी, जो कि आपको बताएगी कि क्या आवश्यकता है, एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, और उपयोगिता क्या है, एंड शोइंग हाउ द कॉस्ट ऑफ सेपरेट आइटम्स हैव बीन अराइव्ड एट, और कैसे अलग अलग आइटम की कॉस्ट को हमने प्राप्त किया है। दिस इज अकम्पनीड विद ए साइट प्लान और लेआउट प्लान, इसके साथ में साइट प्लान या लेआउट प्लान देंगे। ए परसेंटेज ऑफ अबाउट 5 to 10% इज एडेड एट एज कंटेंजेंसीज, तो इसमें हम 5 से 10% को जोड़ देते हैं कंटेंजेंसी के रूप में। अब प्रिलिमिनरी एस्टीमेट में बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस वेज फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और वर्क, तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्रारंभिक एस्टीमेट कैसे बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे माने भवनों का है या बिल्डिंग का है, तो इसमें पर यूनिट बेसिस, एक इकाई की दर के आधार पर स्टूडेंट फॉर स्कूल और हॉस्टल, अगर स्कूल या हॉस्टल बना रहे हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट के हिसाब से, पर क्लासरूम फॉर स्कूल या पर क्लासरूम के हिसाब से स्कूल के लिए, या पर बेड फॉर हॉस्पिटल या एक बेड के हिसाब से हॉस्पिटल के लिए, पर सीट फॉर सिनेमा और थिएटर हॉल, एक सीट के हिसाब से सिनेमा या थिएटर हॉल में, या पर बे फॉर फैक्ट्रीज, या फैक्ट्रीज के लिए एक बे के हिसाब से, या बैरक्स के हिसाब से, या डॉर्मेट्रीज के हिसाब से, या डॉर्मेट्रीज में, पर टेनेंट इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अगर कोई आवासीय भवन है तो उसमें टेनेंट के हिसाब से। 9 अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए हॉस्टल बिल्डिंग, अगर एक हॉस्टल बिल्डिंग है जिसमें कि 100 बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम 10,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से अगर लगाएं तो क्या लागत आएगी, 10 लाख रुपये आएगी, ठीक है ना, 10,000 को 100 से गुणा कर देंगे। 9 अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए 100 बेड हॉस्पिटल, अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 50,000 रुपये पर बेड के हिसाब से अगर हम लगाएं तो कितने का आएगा, 50 लाख का आएगा, 50,000 को 100 से गुणा कर देंगे तो देन मीन्स 50 लाख का हो जाएगा। 9 अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बैरक ऑफ 10 बेज, हम ऐसा कोई बैरक बनाते हैं जिसमें 10 बेज हैं, तो ईच बे ऑफ, जो हर एक बे है वो 3 मीटर या 10 फीट की है और 6 मीटर की चौड़ाई की है, तो 10,000 रुपये पर बे के हिसाब से तो कितने की होगी, 10 से गुणा कर देंगे, 10,000 से 10 को, तो 1 लाख रुपए की। 9 अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए 2 रूम्ड क्वार्टर, 2 कमरे वाले क्वार्टर के लिए अगर बात करें तो मे बी 60,000 और 3 रूम वाले के लिए क्वार्टर के लिए 1 लाख रुपए। तो दिस इज़ हाउ अपन बिल्डिंग्स की बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अपने इसमें जो तरीका है, प्लिंथ एरिया बेसिस के ऊपर भी निकाल सकते हैं, क्यूबिकल कंटेंट के बेसिस के हिसाब से भी चल सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़ भी निकाल के हम इसको बना सकते हैं। ना अब अपन आते हैं इसके बाद में, इसमें क्या है फिर बाकी जो बताएं वो एज सच अपने इंटीरियर के एस्पेक्ट से अपने काम के नहीं उतना। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। So, plinth area estimate for a building, PA estimate,
दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। अब भवन का कुर्सी क्षेत्रफल क्या है उसके हिसाब से उसको आधार मान करके हम बनाएंगे। द रेट बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग। अब ये रेट कहाँ से प्राप्त, दर कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो सिमिलर मिलता हुए किसी भवन से, हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन जिसकी विशिष्टियाँ भी हमारे इस वाले से मिलती हुई होंगी, हाइट ऊंचाई भी मिलती होगी, एंड कंस्ट्रक्शन और निर्माण भी, एंड इन द लोकेलिटी और उसी लोकेलिटी में, नहीं कोई एक बिल्डिंग यहाँ और कोई दूसरी लंदन में हो, तो यही नहीं है। नाउ plinth area is estimate is calculated by finding out the plinth area of the building। plinth area estimate को बनाते हैं, plinth area का पहले तो हम plinth area भवन का ज्ञात करेंगे, and multiplying it by the plinth area rate, और उसको हम plinth area या कुर्सी दर जो है, कुर्सी क्षेत्र दर जो है उससे हम उसको गुणा करेंगे। plinth area should be calculated for the covered area। plinth area किसके लिए निकालेंगे, जो आच्छादित या कवर्ड एरिया होगा, बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल। तो फर्श के लेवल पर हम भवन के बाहरी मापों को लेके चलेंगे। नाउ कोर्टयार्ड एंड अदर ओपन एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। तो आंगन या जो अन्य खुले एरियाज हैं उनको हम प्लिंथ एरिया या कुर्सी क्षेत्र में नहीं लेंगे। नाउ प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इज ओनली अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। ये भी केवल एक अनुमानित एस्टीमेट है, एंड इज ए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या प्रारंभिक एस्टीमेट है, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बिफोर हैंड, जिससे भी काम शुरू करने के पहले हमें पता चल जाए कि इसकी अनुमानित लागत क्या आएगी। नाउ इफ द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट रेडी और अवेलेबल, अगर भवन का आपके पास में प्लान भी नहीं है या रेडी नहीं है या अवेलेबल नहीं है एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, जस्ट प्रिपेयर ए प्रपोजल, और शुरुआत में एक प्रपोजल के लिए बनाना हो, तो फ्लोर एरिया ऑफ द रूम में बी डिटरमिन्ड। तो फर्श का जो एरिया है कमरों का वो निकाल सकते हैं फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता है उससे, और उसमें 30 से 40% जो है टोटल एरिया को हम बढ़ा देंगे दीवारों के लिए, सर्कुलेशन के लिए या वेस्ट के लिए, और उससे हम प्राप्त करेंगे अप्रॉक्सीमेट टोटल प्लिंथ एरिया, और उसको हम प्लिंथ एरिया रेट से या प्लिंथ जो कुर्सी क्षेत्रफल की दर है उससे गुणा करेंगे, गिविंग द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, और इससे हम गिव्स द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, इससे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को हम प्राप्त कर लेंगे। नो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग द प्लिंथ एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। ऐसी बिल्डिंग जिसका प्लिंथ एरिया उसका 100 स्क्वायर मीटर है और 900 रुपये पर स्क्वायर मीटर की अगर वहाँ दर है तो कितने का आएगा, 90,000 रुपये का। सो दिस वॉज द मेन एम कि आपको प्लिंथ एरिया की जो दर है, प्लिंथ एरिया रेट, उससे हमें उसको गुणा करना है प्लिंथ एरिया को। फॉर स्टोरीड बिल्डिंग, अब कई मंजिलों वाला भवन है, द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच स्टोरी सेपरेटली। तो हर एक मंजिल के लिए हम अलग अलग उसके प्लिंथ एरिया को निकाल के करेंगे। नाउ क्यूब रेट एस्टीमेट फॉर ए बिल्डिंग। अब प्लिंथ एरिया वाले से थोड़ा सा ये और ज़्यादा सही बैठेगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम पहले वाले में हाइट का कंसिडरेशन नहीं था, यहाँ पे हाइट का भी कंसिडरेशन आ जाएगा। नाउ क्यूब रेट एस्टीमेट इज ए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, ये भी एक प्रारंभिक एस्टीमेट है या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है, एंड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब भवन के अंदर में क्यूबिकल कंटेंट मतलब इसके आयतन के हिसाब से क्या चीज़ें रख सकते हैं भवन में, और उसके हिसाब से बनाया जाता है। और क्यूब रेट को कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो वो भी आप प्राप्त करेंगे मिलते हुए भवन से, जिसकी विशिष्टियाँ भी इससे मिलती हों, निर्माण भी इससे मिलता हो और उसी लोकेलिटी में हो ना। अब इस पे बात करते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम उसका वॉल्यूम या आयतन निकालेंगे, क्यूबिकल कंटेंट कितना आ जाएगा, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब रेट, और इसको क्यूब रेट जो है आयतन दर जो होगी उससे हम उसको गुणा कर देंगे। नाउ लेंथ एंड ब्रेथ शुड बी टेकन एज द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। लंबाई और चौड़ाई जो है भवन के जो बाहरी माप में उससे लिया जाएगा एट द फ्लोर लेवल, फर्श के लेवल पे। हाइट शुड बी टेकन फ्रॉम फ्लोर लेवल टू टॉप ऑफ रूफ। अगर टॉप ऑफ रूफ है वहाँ तक की हम ऊंचाई को लेंगे, और हाफ वे फॉर द स्लोप रूफ, और अगर ढलवा छत है तो आप उसमें
क्या करेंगे, आधी ऊंचाई लेंगे। फॉर स्टोरीड बिल्डिंग, अगर कई मंजिला वाला भवन है, द हाइट शुड बी टेकन बिटवीन द फ्लोर्स लेवल, फ्लोरों के लेवल के बीच की ऊंचाई को लेंगे। फॉर वन स्टोरी, एक मंजिल के लिए, टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हायर फ्लोर, जो उसके बाद दूसरी मंजिल है उसको अलग ले लेंगे। नाउ फाउंडेशन एंड प्लिंथ, जो नींव है और जो कुर्सी है, एंड द पैरापेट, और जो आपकी डोली है या पैरापेट है या मुंडेर है, अबव रूफ आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो उसको हम इसमें कंसिड्रेशन में नहीं ले रहे हैं। अगर फाउंडेशन कहीं ज़्यादा जा रही होगी तो उसमें रेट्स में डिफरेंस आ जाएगा। नाउ सो नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन फाइंडिंग द क्यूबिकल कंटेंट, क्यूबिकल कंटेंट को निकालने में। नाउ क्यूब रेट एस्टीमेट इज मोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट से क्यूब रेट एस्टीमेट वाला आपका ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही है। एज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज आल्सो कंपेयर्ड, यहाँ हाइट जो है, ऊंचाई जो है भवन की, उसको भी हमने कंपेयर करा है। नाउ अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ क्यूबिकल कंटेंट, क्यूबिकल कंटेंट की जो अप्रॉक्सीमेट भवन की लागत है, एक एग्जांपल बता रहे हैं उदाहरण के लिए, कि 400 क्यूबिक मीटर का है, तो उसको अगर 180 रुपये पर क्यूबिक मीटर की दर है तो क्या आ जाएगा, 72,000 रुपये आ जाएगी ना। तो 180 को 400 से गुणा कर दिया है। Now, so approximate quantity method estimate. In this method, approximate total length of the wall is found. इसमें हम क्या करते हैं, जो अनुमानित, जो लगभग आपकी टोटल लंबाई आएगी उसको हम दीवार की निकाल लेते हैं इन रनिंग मीटर्स में, and its total length is multiplied by the rate per running meter of wall, और इसको हम गुणा कर देते हैं किससे, जो आपका दर है रनिंग मीटर, 1 मीटर की दीवार के बनाने की जो दर है उससे, gives a fairly accurate cost, और इससे आपको लगभग बहुत सही लागत प्राप्त हो जाती है। For this method, the structure may be divided into 2 parts, और इसके लिए हम संरचना को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ, जिसमें नींव और उसके साथ में कुर्सी को सम्मिलित कर लेंगे। दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर की अधिरचना को ले लेंगे। द रनिंग मीटर कॉस्ट फॉर फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट, पहले हम रनिंग मीटर कॉस्ट निकाल लेंगे किसकी, फाउंडेशन की और सुपर स्ट्रक्चर की, एंड these running meter rate should be multiplied by the total length of the wall, और ये जो है रनिंग मीटर के जो रेट हैं इनको गुणा कर देंगे टोटल जो दीवार की लंबाई उससे। टू फाइंड द रनिंग मीटर रेट फॉर फाउंडेशन, अगर आपको रनिंग मीटर रेट निकालना है न्यू का, द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ आइटम, जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज क्या क्या आ रही हैं आइटम्स की, जैसे कि खुदाई की, एक्सकवेशन की, फाउंडेशन की, न्यू की, ब्रिक्स अप टू प्लिंथ लेवल, जो ईंट चुनाई का कार्य हो रहा है कुर्सी तक का, एंड डैम प्रूफ कोर्स, और नमी रोधक जो पट्टा लगाते हैं उसको हम निकाल लेंगे पर रनिंग मीटर के हिसाब से, एंड मल्टीप्लाइंग बाय द रेट्स ऑफ दीज आइटम, और उसको गुणा किससे कर देंगे, जो इनके रेट हैं, इनकी दर है। द प्राइस और द रेट पर रनिंग मीटर इज डिटरमिन्ड, और इससे हम 1 मीटर की या पर रनिंग मीटर की जो दीवार की लागत है उसको निकाल लेंगे। सिमिलरली फॉर सुपर स्ट्रक्चर, अब ऊपर की जो संरचना अधिरचना है उसके लिए द प्राइस और रेट, जो दर है या लागत है पर रनिंग मीटर, 1 मीटर की, इज डिटरमिन, उसको निकालते हैं फ्रॉम द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ ब्रिक वर्क, जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज हैं ईंटों की उससे, वुड वर्क, लकड़ी की कार्य की, और रूफ वर्क, रूफ या फर्श की फिनिशिंग आदि की। नाउ फॉर दिस मेथड द प्लान और द लाइन प्लान ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी अवेलेबल, तो इस मेथड के लिए आपके पास में प्लान या लाइन प्लान संरचना का होना आवश्यक है। नाउ डिटेल्ड एस्टीमेट और आइटम रेट एस्टीमेट। नाउ अब सबसे जो अपन चलता है अपने एस्टीमेट, उसको हम डिटेल एस्टीमेट होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़, जिसमें कि हम मेजरमेंट्स उठाते हैं, उनके विस्तृत किस तरह से मापों को लिया है और उनकी क्वांटिटीज़ को निकालते हैं, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट।
जो अनुमानित लागत का सार है एब्स्ट्रैक्ट, उसको बनाएंगे। नाउ डिटेल्ड एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट, ये बिल्कुल सही एस्टीमेट है एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम, और बना होता है जिसमें कि हम क्वांटिटीज निकालते हैं हर एक आइटम की, एंड वर्किंग आउट द कॉस्ट, और उससे उसकी लागत को निकालते हैं। द डायमेंशन, जो माप है, लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ईच आइटम आर टेकन आउट करेक्टली, हर एक आइटम की सही सही लेते हैं फ्रॉम ड्राइंग में से, एंड क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम्स आर कैलकुलेटेड, और हर एक आइटम की क्वांटिटीज को निकालते हैं, एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड बिलिंग आर डन, और उन सबका हम पूरा बिल बनाते हैं। द डिटेल्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेजेस, हम देखें 2 स्टेजेस जो मैंने बताई थी वही है। पहला है डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, द डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, जो हर एक आइटम है कार्य का, उसके विस्तार से जो माप हैं वो लेते हैं। आर टेकन आउट करेक्टली फ्रॉम प्लान में से लेंगे या ड्राइंग से, एंड क्वांटिटीज अंडर ईच आइटम आर कंप्यूटेड, और हर एक के अंदर में क्या क्वांटिटीज है उनको निकालेंगे इन ए टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में, नेम्ड एज डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म, जिसको कि डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म के रूप में हम जानते हैं। ना इसी का जो दूसरा पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब ये क्या चीज़ है? द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड इन टेबुलर फॉर्म, जो कॉस्ट भी है हर एक आइटम की, उसको भी हम, लागत को भी हम टेबल के रूप में बनाएंगे फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑलरेडी कंप्यूटेड, जो हमने पहले क्वांटिटीज निकाली थी उससे, एंड टोटल कॉस्ट इज वर्कड आउट इन, अब इससे हम टोटल जो लागत आएगी वो निकालेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टीमेट फॉर्म में, ठीक है ना। द रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, जो दरें हैं अलग अलग आइटम्स की कार्य की, आर टेकन एज पर शेड्यूल ऑफ रेट्स, तो हम उन कहाँ से लेंगे? जो शेड्यूल ऑफ रेट है उससे, या करंट वर्केबल रेट्स, या जो हाल ही में जो काम करने लायक दरें हैं उनसे लेंगे, या एनालाइज्ड रेट्स हो सकते हैं, या विश्लेषित दरें हो सकती हैं फॉर फिनिश्ड आइटम ऑफ वर्क, फिनिश्ड आइटम की, फाइनल फिनिश जो होकर के तैयार होगा उस आइटम की। ए परसेंटेज, यूजुअली 3% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एडेड, जिसके ऊपर हम 3% एस्टिमेटेड कॉस्ट का बढ़ा देते हैं, टू अलाउ फॉर कंटेंजेंसीज, जिससे कि हम कंटेंजेंसीज को ले लें, और मिसलेनियस पेटी आइटम्स, या ऐसे छूट जाते हैं आइटम्स उसके लिए, विच डू नॉट कम अंडर एनी क्लासिफाइड हेड, जो किसी भी वर्गीकृत हेड के तहत नहीं आते हैं ऑफ वर्क, कार्य के, एंड ए परसेंटेज, और इसके साथ में 2% हम प्रोवाइडेड फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, तो जिनको हम कार्य का भार देते हैं तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा दैट विल कम अंडर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, उसके लिए हम 2% रखते हैं। नाउ ग्रैंड टोटल thus obtained gives the estimated cost of the work, इन सबसे जो फाइनल हमें योग प्राप्त होगा वो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी कार्य की। डिटेल्ड एस्टिमेट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड वर्क वाइज, इसको वर्क वाइज लेते हैं अंडर सब वर्क, हर एक सब वर्क के अंदर में, एज मेन बिल्डिंग, सर्वेंट क्वार्टर, गैरेज, बाउंड्री वॉल एटसेट्रा। डिटेल्ड एस्टिमेट इज अकम्पनीड विद द रिपोर्ट, इसका साथ रिपोर्ट होगी, जनरल स्पेसिफिकेशन होंगे, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होंगे, ड्राइंग्स होंगे, प्लान एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन होंगे, लेआउट प्लान होगा, इंडेक्स प्लान होगा, कैलकुलेशंस या डिज़ाइंस होंगे, डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, बीम्स, लिंटल, स्लैब, चैनल, इरिगेशन का अगर है तो उसमें चैनल्स का होगा। ना एनालिसिस ऑफ रेट, अगर किसी के पास दर आपने BSR या CSR से नहीं लिए तो उसके लिए आपके पास में उसका दर का विश्लेषण भी होना चाहिए फॉर नॉन शेड्यूल्ड आइटम, जिनकी सूची में नहीं हो ऐसे आइटम्स के लिए। नाउ डिटेल्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, डिटेल्ड एस्टीमेट को हम क्यों बनाते हैं? टेक्निकल सैंक्शन के लिए, ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्त करने के लिए, फॉर अरेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि हम कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज कर सकें, उसकी व्यवस्था कर सकें, एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, और कार्य का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट, रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब रिवाइज्ड क्या? दोबारा से जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम उसको रिवाइज्ड कहते हैं। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट। अब ये भी एक क्या है? विस्तृत प्राकलन या विस्तृत एस्टीमेट होता है, एंड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, और इसकी आवश्यकता होती है बनाने की, अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब कैसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कि हमको विस्तृत एस्टीमेट रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाना पड़ता है? पहला क्या है? व्हेन
द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट इज एक्सीडेड, जो हमारा पहले से स्वीकृत किया हुआ सैंक्शन एस्टीमेट जो है इज एक्सीडेड, वो बढ़ चढ़ करके आने लगता है, और लाइकली टू एक्सीड बाय मोर देन 5%, या उम्मीद होती है कि इससे 5% से ज़्यादा खर्चा आएगा। व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क, अब जो खर्चे होते हैं कार्य के ऊपर में, एक्सीड्स बढ़ जाते हैं, और लाइकली टू एक्सीड, या उम्मीद होती है बढ़ जाने की, द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, जो हमारी प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी उससे, बाय मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा। व्हेन देयर आर मटीरियल डिविएशन, कहीं पे अगर कोई जो सामग्री है, मटीरियल्स हैं, उसमें कोई बदलाव होता है फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल, जो शुरुआत का प्रपोजल था उससे, इवन दो द कॉस्ट में भी मेट, हो सकता है कि जो लागत है वो आप मीट कर रहे हो फ्रॉम द सैंक्शनड अमाउंट, जो स्वीकृत अमाउंट है उससे, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। रिवाइज एस्टीमेट शुड बी अकम्पनीड बाय ए कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों का कंपैरिजन करके पहले वाले का और बाद वाले का कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी देंगे, शोइंग द वेरिएशन ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, हर एक आइटम में कहाँ पर क्या बदलाव हुआ, इट्स की क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी में क्या है, रेट क्या है, एंड कॉस्ट अंडर ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड, ओरिजिनल वाले में और रिवाइज्ड वाले में क्या लागत है, साइड बाय साइड, एक के सामने ही दूसरी रहेगी। एक्सेस और सेविंग, इसमें क्या बचत आ रही है और क्या सेविंग हो रही है, क्या खर्चे बढ़ के आ रहे हैं, एंड रीजंस फॉर वेरिएशन, और क्या वजह है जिससे ये बदलाव आपने किया है। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अब सप्लीमेंट्री कब करना पड़ेगा हमें, जब किसी कार्य में कोई अन्य कार्य हम जोड़ दें तो उसकी वजह से हमें कुछ अलग से जोड़ना पड़ेगा। नाउ सप्लीमेंट्री एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट, तो ये भी एक तरह से विस्तृत प्राकलन है, एंड इज प्रिपेयर्ड व्हेन द एडिशनल वर्क्स आर रिक्वायर्ड, जब आपको अतिरिक्त कार्यों की आवश्यकता होती है तो हम उसको जोड़ देते हैं। टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क, जो ओरिजिनल कार्य है उसमें, जैसे आपने किसी को घर बनाया, उसमें आपने बाउंड्री वॉल नहीं ली थी, अब उसमें बाउंड्री वॉल बाद में आपको लग रहा है बिना है, तो दैट विल बिकम द एडिशनल वर्क। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट देना पड़ेगा। और व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, हाँ कुछ फर्दर डेवलपमेंट आपको नया उसमें जोड़ना पड़ रहा है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, जब कार्य चल रहा होता है। दिस इज ए फ्रेश डिटेल्ड एस्टीमेट, ये भी एक फ्रेश अलग से बनाया हुआ विस्तृत प्राकलन होता है, ऑफ द एडिशनल वर्क, जो अतिरिक्त कार्य है उनका, इन एडिशन टू द ओरिजिनल एस्टीमेट, ओरिजिनल एस्टीमेट तो है ही है, जो आपने अतिरिक्त कार्य जोड़े उनकी वजह से आपको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट देना पड़ता है। Now abstract should show the amount of the original estimate, abstract में आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो ओरिजिनल एस्टीमेट का दिखाओगे, एंड द टोटल अमाउंट, और दूसरा टोटल अमाउंट दिखाओगे, सप्लीमेंट्री अमाउंट फॉर विच द सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की वजह से जो आपको अमाउंट आया है उसका आप, जिसकी आपको अलग से स्वीकृत चाहिए, उसको भी दिखाओगे अलग से। नाउ नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। व्हेन ए वर्क इज पार्शियली अबेंडोन्ड, जब किसी कार्य को अबेंडोन मीन्स छोड़ दिया जाता है, एंड द एस्टीमेट ऑफ द रिमेनिंग वर्क, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, लागत होती है बचे हुए कार्य की, इज लेस देन 95% ऑफ द ओरिजिनल वर्क, वो 95% से कम होती है, ओरिजिनल कार्य था उससे, दैट इज लेस देन 95% ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टीमेट, कम होती है 95% से जो शुरुआत में स्वीकृत किया हुआ एस्टीमेट था उससे। और व्हेन देयर आर मटेरियल डिविएशन, या कई बार सामग्रियों में बदलाव होता है, एंड चेंजेस इन द डिज़ाइन, या डिज़ाइन में कई तरह के बदलाव होते हैं, विच मे कॉज सब्सटेंशियल सेविंग, जिसकी वजह से सब्सटेंशियल ठोस बचत होती है इन एस्टीमेट में, एंड द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल एस्टीमेट इज रिवाइज्ड, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर ओरिजिनल एस्टीमेट के अमाउंट को रिवाइज करेंगे बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उसके द्वारा। नाउ ए
सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट इज देन प्रिपेयर्ड, एक सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टीमेट को बनाएंगे एंड फर्स्ट टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड, और उसके ऊपर में नई टेक्निकल सैंक्शन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, सक्षम अधिकारी से। नाउ इफ एट एनी टाइम, आइदर किसी भी समय पहले, बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, ओरिजिनल वर्क, पहले या निर्माण के दौरान जब ओरिजिनल कार्य के, इट इज़ फाउंड, यह पाते हैं दैट द ओरिजिनल एस्टीमेट इज एक्सेसिव, जो पहले वाला एस्टीमेट है वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके, देन डिविजनल ऑफिसर, जो डिविजनल ऑफिसर है, मे सैंक्शन ए रिवाइज एस्टीमेट, वो स्वीकृत कर सकता है रिवाइज करे हुए एस्टीमेट के, ऑफ रिड्यूस्ड अमाउंट, कम लागत के या कम अमाउंट के, विच गिव्स वाइल गिविंग सच सैंक्शन, इस तरह की जब वो स्वीकृति जारी करता है, द अकाउंटेंट जनरल, जो अकाउंटेंट जनरल है, एंड अदर हायर अथॉरिटीज, जो अन्य ऊपर के अधिकारी हैं, आर इन्फॉर्म्ड, उनको इसकी सूचना दी जाती है। नेक्स्ट, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट, ARAM एस्टीमेट। एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट, ये भी एक आपका विस्तृत प्राकलन होता है, एंड इज प्रिपेयर्ड, और इसको बनाते हैं टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, जिससे जो संरचना है उसको मेंटेन करा जा सके, उसका रख रखाव किया जा सकते, और वर्क या कार्य को इन प्रॉपर ऑर्डर, सही तरह से और सेफ कंडीशन में, जिससे कि वो सुरक्षित रहे, ऐसा। फॉर बिल्डिंग, भवनों के संबंध में अगर बात करें, इट इंक्लूड्स वाइट वॉशिंग, तो इसमें सफ़ेद पुताई जो है, कलर वॉशिंग, रंगीन पुताई, पेंटिंग, पुताई, पेंट कराना, माइनर रिपेयर, छोटे मोटे क्रैक वैक हैं तो उनकी रिपेयर, तो ये सब भी इसके अंदर आएंगे। फॉर रोड वर्क्स, AR एस्टीमेट प्रोवाइड्स पैच रिपेयरिंग, जैसे हो गया रोडों में, रेन वॉल्स हो गया, रिपेयर ऑफ ब्रिजेस, कलवर्ट एटसेट्रा। नाउ फर्दर देयर में भी स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट भी हो सकते हैं, जो मानसून डैमेज रिपेयर एस्टीमेट हो सकते हैं, तो वो अलग बात है। नाउ